वेलकम बैक व्यूअर्स टू मेरा यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में खुशामदीद। सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ की कंप्लीट गाइड। तो आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल ऑन पेज एसईओ रैंकिंग फैक्टर्स कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो ऑन पेज एसईओ के अंदर काम आते हैं और वो रैंकिंग फैक्टर्स हैं, मतलब वो आपकी साइट को रैंक करने में आपको हेल्प करते हैं, आपके कंटेंट को रैंक करने में आपको हेल्प करते हैं। तो वो तमाम फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। उसके अलावा आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा तमाम चीज़ें। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर इस वीडियो को आप एंड तक देख लेते हैं तो उसके बाद आपका ऑन पेज एसईओ के रिलेटेड कोई किसी किस्म का क्वेश्चन नहीं रहेगा। ये बता दूं कि ये एक प्रेजेंटेशन है और आपको ये प्रेजेंटेशन एंड तक ही देखनी है। अगर आप लोगों को ऑनलाइन देखने में प्रॉब्लम है तो आप वीडियो को डाउनलोड करके भी देखें, और ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और उसके बाद अपने फीडबैक लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि आपको ये गाइड कैसे लगी। और उसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। चलिएगा इस वीडियो की जानिब। सबसे पहली चीज, ऑन पेज एसईओ क्या है। ओके, ऑन पेज एसईओ समझ लें कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ये जो सी है, जितना भी ये काम होता है ये डायरेक्टली आप अपनी साइट के अंदर ही करते हैं। जो भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर काम कर रहे हैं दैट इज ऑन पेज एसईओ। वेबसाइट के अंदर से मुराद है कि जो आप अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर कर रहे हैं, जो बैक एंड पे काम कर रहे हैं डैशबोर्ड पे, वो ऑन पेज एसईओ के अंदर आ जाता है। और ये आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर उनकी पोजीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, उनकी पोजीशन को चेंज करने में हेल्प करता है। तो सर्च इंजन रिजल्ट पेज जिसकी शॉर्टकट की SERPs है, जो कि काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सर्च आप लोगों को पता नहीं होगा कि सर्च का क्या है, तो वो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है कि जो सर्च इंजन के रिजल्ट पेज होते हैं उनके ऊपर अपनी पोजीशन को होल्ड करना, अपनी पोजीशन को बरकरार करना या इम्प्रूव करना, वो हमारी ऑन पेज एसईओ हेल्प करती है। सेकंड कि ऑन पेज एसईओ इफेक्ट कैसे करती है रैंकिंग में। सॉरी गाइस, मैं कह रहा था कि ऑन पेज एसईओ इफेक्ट कैसे करती है रैंकिंग में। तो चलें इस पे बात करते हैं। ऑन पेज एसईओ बेसिकली आपकी जो साइट है उसके जो आप एक वेबसाइट है उसके टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करती है। टेक्निकल इश्यूज जो उसके अंदर आ रहे होते हैं और उसके कंटेंट के ऊपर फोकस करती है कि जो उसके अंदर कंटेंट पोस्ट हो रहा है वो किस तरह का कंटेंट है और उसके अंदर क्या चेंजिंग हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो सी हैं ये आप फोकस करते हैं इन सब के ऊपर, और इन सब के ऊपर फोकस करने के बाद आप उसके अंदर चेंजिंग करते हैं, उन इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, और रिजॉल्व करने के बाद आप अपनी साइट का कंटेंट बेहतर करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो सी सर्च इंजन की नज़र में एक अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं, और वो इम्पैक्ट की वजह से आपकी साइट की रैंकिंग इंक्रीज होती है। ठीक है, अब मतलब एक वेबसाइट है उसके ऊपर एक अच्छा कंटेंट जनरेट हो रहा है और उसके अंदर तमाम इश्यूज रिजॉल्व हैं, तो जाहिर बात है उस साइट की रैंकिंग, उस साइट को गूगल ज़्यादा प्रेफर करेगा बनिस्बत एक साइट के ऊपर कुछ भी डाटा अरेंज नहीं है, कुछ भी चीज़ें सेट नहीं है, कोई भी प्रॉपर तरीके से वहाँ पर नहीं मेंशन किया गया। तो जाहिर बात है गूगल उस चीज़ को ज़्यादा मैटर करेगा जो कि एक प्रॉपर तरीके से मैनेज की गई है। तो अब यहाँ पर जो आगे मैं ये डाटा आपको शो करवा रहा हूँ, ये जो वो लिखा हुआ है डाटा आप लोगों को नज़र आ रहा है ये सामने, ये मैंने ऑन पेज एसईओ और ये use.com व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ ये टाइटल है उनका। ये मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसके अंदर ये चीज़ें मैटर की गई थी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि आपका कंटेंट और आपकी साइट की मैनेजमेंट, ये चीज़ें जो से और टेक्निकल इश्यूज जो से होते हैं ये सारे जो से मैटर करते हैं आपकी साइट की ऑन पेज रैंकिंग के अंदर। तो इस तरह ऑन पेज जो सी है आपकी साइट की वो गूगल को समझ लें कि गूगल के अंदर आपकी साइट की रेपुटेशन इंक्रीज करती है, और दैट्स वाई आपकी साइट जो सी है वो ज़्यादा सर्च इंजन के अंदर ज़्यादा रैंक होती है। तो ऑन पेज एसईओ बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालती है आपकी रैंकिंग के अंदर। थर्ड चीज़ आ जाती है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑन पेज एसईओ के अंदर हेल्प करते हैं, ऑन पेज एसईओ के लिए वो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। तो इनमें से फैक्टर्स जो से आते हैं, पहला आता है मेटा टैग्स। मेटा टैग्स के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। हेडिंग टैग्स आती हैं, कंटेंट लेंथ आते हैं, रीडेबिलिटी ऑफ द कंटेंट आता है, यूआरएल आता है, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी, कीवर्ड प्रोमिनेंस, image optimization, bold and italic, text to HTML ratio, internal linking, site speed, LSI keywords, schema and
कॉन्टेंशियल टैग। ये मैंने आपको 16 फैक्टर्स आप लोगों को अभी यहाँ पर बता दिए हैं। ये 16 फैक्टर्स जो उनसे हैं, आप लोग चाहे वीडियो को पॉज करके देख लें या चाहे जिस तरह। अब इन फैक्टर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं मेटा टैग्स की। तो मेटा टैग आपके वो कोड्स होते हैं जो कि हिडन होती हैं। जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, जो लोग आपका कंटेंट देख लेते हैं, उनको तो वो नज़र नहीं आते, लेकिन सर्च इंजन जो है वो उनको रीड करता है। उनको रीड करने के बाद उस डाटा को समराइज करता है और उनको एग्जैक्टली वैसी ही हालत में शो करवाता है जैसा आप अपने यूजर्स को शो करवाना चाहते हैं। ये आपके HTML के हेड एरियाज में मौजूद होते हैं। आपके हर पेज का HTML हेड एरिया होता है और उस एरिया के अंदर आपके मेटा टैग्स मौजूद होते हैं। तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। मेटा टैग्स के 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं: मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड और मेटा रोबोट। अब ये चारों क्या हैं, इन चारों को एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन आप लोगों को इतना बता दूं कि मेटा टैग्स जो से हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं आपकी साइट की रैंकिंग में, और ये ऑन पेज एसईओ के अंदर आते हैं। अब सबसे पहले चीज़ मेटा टाइटल। मेटा टाइटल क्या होता है कि जो टाइटल आपका ऊपर ब्राउजर के अंदर नजर आ रहा था, लाइक यहाँ पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, प्रिंस सलमान योर ऑनलाइन टीचर, जो हाईलाइट है येलो कलर में, दैट इज योर मेटा टाइटल। ठीक, और ये हमेशा ब्राउजर के टॉप पे नजर आता है, लेकिन HTML की इसकी एग्जांपल यहाँ पर आपको ब्लू कलर के बॉक्स में लिखी हुई नजर आ रही है, मेटा नेम टाइटल कंटेंट। अब इसके अंदर क्या है कि मेटा का है, हमने एक टैग यूज किया है, ठीक है, और उसके अंदर एट्रीब्यूशन यूज किया नेम। हमने मेटा का नेम क्या रखा हुआ है, टाइटल। अब टाइटल कौन सा, ये जो टाइटल हमें ऊपर नजर आ रहा है, इसका कंटेंट क्या है, प्रिंस सलमान योर ऑनलाइन टीचर। जो कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर मुझे वो ऊपर नजर आएगा, और यही टाइटल जो सा है सर्च इंजन के अंदर सर्च होकर नजर आएगा। तो अगर हम बात करें डेस्कटॉप की, तो कंप्यूटर्स में जब भी आप सर्च इंजन के अंदर सर्च करेंगे तो कैरेक्टर लिमिट 60 होती है कि 60 कैरेक्टर्स तक आप टाइटल लिख सकते हैं। 60 कैरेक्टर्स से अबव लिखेंगे तो वो आगे डॉट्स बन के आ जाते हैं, वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं होता आपके एसईओ के अंदर। अगर 60 कैरेक्टर्स के अंदर आप अपना टाइटल लिखते हैं, अपनी पोस्ट का टाइटल, अपनी वेबसाइट का टाइटल, तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव इफेक्ट डालती है। और 55 कैरेक्टर्स होते हैं मोबाइल के लिए, मोबाइल के अंदर 55 कैरेक्टर्स शो करवाता है। अगर आपका कीवर्ड टैग्स के अंदर यूज है तो ये एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर यहाँ पे टाइटल के अंदर मेरा अगर कीवर्ड है योर ऑनलाइन टीचर, तो योर ऑनलाइन टीचर मेरा टाइटल के अंदर मौजूद है और ये बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है आपके टाइटल के अंदर, ठीक है। अगर मेरा कीवर्ड प्रिंस सलमान है तो वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो मेटा टाइटल की एग्जांपल ये रही, और मेटा टाइटल इसको कहते हैं जो कि आपकी ये साइट का टाइटल होता है। बेसिकली पोस्ट का टाइटल भी आपका यहाँ पर टाइटल ही शो करवाता है। आपके जो पोस्ट का टाइटल होता है वो यहाँ पे शो होता है, लेकिन अक्सर अगर आप कोई ब्लॉग या वर्डप्रेस ब्लॉग बनाते हैं तो उसके अंदर आपका टाइटल शो नहीं होता। तो उसके लिए हमें कुछ प्लगइन्स यूज करने पड़ते हैं, या फिर हमें जो सा है ब्लॉगस्पॉट के अंदर हमें ये वाला HTML टैग यूज करना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती है, आप इन चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना करिएगा। सेकंड चीज आती है मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन की एग्जांपल आप लोगों के सामने है। यहाँ पर राइट साइड पे रेड कलर के बॉर्डर के अंदर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, प्रिंस सलमान योर ऑनलाइन टीचर अर्निंग ऑनलाइन अर्निंग एंड टिप्स एंड। अब मैंने ये 60 कैरेक्टर से ज्यादा लिखा हुआ अपनी साइट का टाइटल, तो यहाँ पर देखिए आगे डॉट्स बन के आ गए। तो ये डॉट्स हम आपके नहीं आने चाहिए, आपका टाइटल इतना लेंथी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैंने नीचे जो ये अब आपको हाईलाइट नजर आ रहा है, जो डाटा नजर आई, द यूट्यूब चैनल विच प्रोवाइड लेटेस्ट अपडेट अबाउट टेक्नोलॉजी ऑनलाइन अर्निंग एंड टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये जो चीज़ है ये मेटा डिस्क्रिप्शन कहलाती है, और हमेशा मेटा डिस्क्रिप्शन हर साइट की, हर वेब पेज की डिफरेंट होती है। वेबसाइट के अंदर बहुत ज़्यादा वेब पेजेस होते हैं और हर वेब पेज की मेटा डिस्क्रिप्शन हमेशा डिफरेंट होगी। तो अगर आप एक अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो ये आपका CTR जो कि क्लिक थ्रू रेट है, गूगल एडसेंस के अंदर CTR क्या चीज़ है ये आप लोगों को आगे चल के एक्सप्लेन किया जाएगा, कि उसको इंक्रीज करने में हेल्प करती है। अगर आपकी डिस्क्रिप्शन एक अच्छे तरीके से लिखी हुई है और बिल्कुल गूगल की लिमिट्स के अंदर है तो आपका CTR डेफिनेटली इंक्रीज होगा। इसकी एग्जांपल आप लोगों के सामने है। उसी तरह मेटा नेम उसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, पहले नेम टाइटल था लेकिन अब डिस्क्रिप्शन होगा। कंटेंट के अंदर आप उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। अब यहाँ पर गूगल ने रिसेंटली मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग की है। अभी कभी कभी अगर आप सर्च करें ना तो आपको 300 कैरेक्टर्स तक गूगल की डिस्क्रिप्शन नजर आती है। 300 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले जो सा था
जो पहले गूगल यूज करता था वो 160 कैरेक्टर्स यूज करता था, 170 से अबव कैरेक्टर्स के आगे डॉट्स लगने लग जाते थे। 160 टू 170 कैरेक्टर्स के अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है जो कि आपके वेब पेज को, आपके उस साइट को एक्सप्लेन करती थी। मेटा कीवर्ड्स, अब कीवर्ड्स क्या थे? कीवर्ड्स जो से हैं ये गूगल ने अभी ये फैक्टर खत्म कर दिया जो कि मेटा नेम कीवर्ड है, ये वाला गूगल अब एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन दूसरे सर्च इंजन अभी भी एक्सेप्ट करते हैं, लाइक बिंग हो गया, याहू हो गया, B2 ब्राउजर हो गया। ये ब्राउजर्स अभी भी, ये सर्च इंजन अभी भी जो सा है इस मेटा को यूज करते हैं, लेकिन गूगल ने इस मेटा को खत्म कर दिया है। सो अगर आप इस मेटा के ऊपर काम करते भी हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते तो इतना इफेक्ट नहीं डलता, क्योंकि ये सिर्फ बिंग याहू को टारगेट करने के लिए है। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आप अपने कीवर्ड्स को हिडन रखते हैं, अपनी एक समझ लें कि अपनी एक जो पोस्ट कर रहे हैं उसके अंदर आप हिडन कीवर्ड रखते हैं HTML के अंदर, जो कि लोग सर्च करते हैं और गूगल या कोई भी सर्च इंजन है वो उनको रीड करके आपकी जो पोस्ट है उसको लोगों तक पहुंचाता है। तो इसकी HTML एग्जांपल आप लोगों के सामने है, जितने चाहे आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं, हर कीवर्ड के आगे कोमा लगा के आप कीवर्ड्स को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन फिर बता दूं कि गूगल इस चीज़ को अब एक्सेप्ट नहीं करता, गूगल ये वाली चीज़ अब मैटर नहीं करता, लेकिन दूसरे सर्च इंजन अभी भी इसको मैटर करते हैं। तो अब आपकी चॉइस है कि आप मेटा कीवर्ड्स यूज़ करना चाहेंगे या नहीं करना चाहेंगे। मेटा रोबोट्स, अब ये क्या चीज़ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका गलत इस्तेमाल, इसकी गलत नॉलेज जो सी है वो लोगों के अक्सर साइट्स जो सी हैं वो तबाह कर देते हैं, मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। इस टैग को यूज करते हुए आप सर्च इंजन को बताते हैं कि आपका जो पेज है या आपका जो कंटेंट है उसके साथ करना क्या है। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि इसके अंदर इंडेक्स और नो इंडेक्स होता है। अब इंडेक्स और नो इंडेक्स क्या है कि ये गूगल को या सर्च इंजन को, यहाँ पे मैं गूगल यूज करूँ, इट्स मीन सर्च इंजन, जितने भी ऑल ओवर द सर्च इंजन है उनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि ये जो सर्च इंजन को बताता है कि आपका जो वेब पेज है या जो आपका कंटेंट है वो सर्च इंजन में इंडेक्स हो कि ना इंडेक्स हो, मतलब सर्च इंजन के अंदर वो पब्लिश करें या ना पब्लिश करें। ठीक है, फॉलो और ना फॉलो। अब ये फॉलो नो फॉलो भी इसलिए यूज होता है कि जो इस वेब पेज के अंदर लिंक मौजूद हैं, जो उस वेब पेज के अंदर लिंक्स हैं, उनको फॉलो किया जाए या ना फॉलो किया जाए, मतलब उनको भी साथ इंडेक्स किया जाए कि ना इंडेक्स किया जाए। ये चीज़ आप सिंपल समझ लें। अब मेटा टैग्स को अपनी साइट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना हार्ड नहीं है, मतलब मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको समझना थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर आप इनको प्रॉपर तरीके से समझ लेते हैं और प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपकी रैंकिंग इंक्रीज होगी, आपकी रैंकिंग इम्प्रूव होगी। इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामर बनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा आपको कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा लाइक HTML का बेसिक आपको पता होना चाहिए, तो आप ये मेटा रोबोट्स को काम कर सकते हैं। अभी मेटा रोबोट्स यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, मेटा रोबोट्स के अंदर और बहुत सी चीज़ें आती हैं। अब मैं आपको मेटा रोबोट की एग्जाम्पल बताता हूँ। व्हाट आर मेटा रोबोट? मेटा रोबोट्स एक्चुअली इस तरह के होते हैं, आपके सामने HTML टैग्स है, मेटा नेम इज इक्वल टू रोबोट्स, ये तो रोबोट्स आ गया। कंटेंट इसके अंदर, कंटेंट के अंदर आगे हम ये जो नो इंडेक्स और नो फॉलो लिखा हुआ है ये पैरामीटर्स होते हैं, इनको हम पैरामीटर्स कहते हैं। अब पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, हर पैरामीटर का डिफरेंट वर्क होता है, तो मैं आपको कुछ बेसिक पैरामीटर्स बता देता हूँ। ठीक है, सबसे एक जो होता है नो इंडेक्स, ये सर्च इंजन को बताता है कि इस पेज को इंडेक्स नहीं करना। नो इंडेक्स हम सर्च इंजन को बताते हैं कि इस पेज को इंडेक्स नहीं करना। आप नो इंडेक्स कैसे यूज करेंगे? यहाँ पे लिखा है नो इंडेक्स, नो फॉलो को हम खत्म कर देंगे, नो इंडेक्स के आगे डबल कोमा हो जाएगा, टैग क्लोज हो जाएगा, तो ये हमारा मेटा नेम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम पैरामीटर्स को यूज करते हैं। सेकंड हमारे पास आता है इंडेक्स, ये सर्च इंजन को बताता है कि हमने अपना ये वाला पेज इंडेक्स करवाना है। तो ये वाला जो सा मेटा टैग है आपको इसको ऐड करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट जो सा है गूगल या सर्च इंजन आपके तमाम वेब पेजेस को इंडेक्स करता है, लेकिन कोई आप स्पेसिफिक पेज नो इंडेक्स करना चाहें तो आप उसके लिए पैरामीटर नो इंडेक्स यूज करेंगे। थर्ड नंबर पे फॉलो। अब पेज इंडेक्स हो रहा है या नहीं हो रहा वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो गूगल के रोबोट्स होते हैं, गूगल के क्रॉल्स होते हैं, वो आपके लिंक्स को फॉलो करें या ना करें,
इससे क्या होता है कि जो आपकी कंटेंट होता है उसके अंदर आपने जो रिकमेंडेड पेजेस ऐड किए होते हैं उनका बताना होता है कि जो सर्च इंजन है वो उनको फॉलो करे कि ना करे, उनको भी साथ उनके भी बैकलिंक्स वगैरह को इंक्रीज करे या ना करे, ये चीज़ होती है। अगर आप नो फॉलो कर देते हैं तो आप क्रॉल्स को बताते हैं कि उन लिंक्स को फॉलो नहीं करना और सिंपल आपने इसको कम्प्लीटली इग्नोर करना है। फॉलो और ना फॉलो में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आप सिर्फ सर्च इंजन को ये बताते हैं कि इन लिंक्स को रीड करना है, जो लिंक्स मैंने अंदर लगाए हुए हैं उन लिंक्स को आपने रीड करना है। अगर नो फॉलो कर देते हैं दैट्स मीन आपने उन लिंक्स को रीड नहीं करना। नंबर 5 पे आया था नो इमेज इंडेक्स। इसमें हम सर्च इंजन को बता रहे हैं कि जितनी भी पेजेस है, जितने भी इमेजेस हैं मेरे पेज में उनको इंडेक्स नहीं करना, मतलब उनको सर्च इंजन में नहीं लेके आना। उसके बाद नन जो सा है ये इसलिए यूज होता है कि जब आपने नो इंडेक्स और नो फॉलो दोनों टैग्स को एक साथ यूज करना हो। ठीक है, नो इंडेक्स और नो फॉलो आपने एक साथ यूज करना है तो आप उनकी जगह पे नन का टैग यूज कर देंगे, नन का पैरामीटर यूज कर देंगे, तो वो क्या करेगा, दोनों काम करेगा, ना वो इस पेज को इंडेक्स करवाएगा ना उसके लिंक्स को फॉलो करवाएगा। नो आर्की ये क्या करता है, सर्च इंजन को बताता है कि जो कैची पेज है उसको सर्च इंजन रिजल्ट पेज में शो ना करवाए। मतलब आपकी अक्सर साइट के अंदर आर्काइव पेज बन जाता है जिसके अंदर आपकी मंथली बेसिस के अंदर एक्टिविटी शो हो रही होती है। तो अगर आप उस पेज को जो करवाना चाहते हैं सर्च इंजन के अंदर तो आप उसको रहने देंगे, अगर नहीं करवाना चाहते तो आप वहां पर मेटा रिपोर्ट ऐड करेंगे जिसके अंदर नो आर्काइव आप लिखेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह नो कैची है जिसके अंदर आपकी साइट की जितने भी कैचेज हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर फायरफॉक्स यूज करते हैं आप उनको बता देते हैं कि हमारी साइट की कैचेज यूज ना करें। नो कैचेज अगर आप मेटा टैग के अंदर यूज कर देते हैं दैट्स मीन हम अपनी साइट की कैचेज को यूज नहीं करवाना चाहते। नो स्निपेट, ये जो सी चीज़ है ना ये बहुत समझ लें कि थोड़ी सी ट्रिकी है। इसमें आप सर्च इंजन को बता देते हैं कि आपकी पेज का स्निपेट ना शो करवाए, मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह ये चीज़ें जो होती हैं स्निपेट होती हैं। ये मतलब आप समझ लें, सॉरी, आपकी जब साइट सर्च की जाती है तो जो आपकी साइट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन नजर आ रहा होता है दैट्स कॉल्ड स्निपेट। अब वो स्निपेट आप नहीं शो करवाना चाहते तो आप उसके रिपोर्ट्स के अंदर मेटा नो स्निपेट लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक और जो सा यूज होता है नो ODYP या नो YDER। ठीक है, ये किस लिए होता है, ये सर्च इंजन को यूज होता है कि आपकी जो साइट की डिस्क्रिप्शन वगैरह है उनको स्निप्ट के अंदर ऐड नहीं करेगा, उनके स्निप्ट के अंदर से रिमूव कर देगा और सिंपल वो आपकी जो ऑटोमेटिक जनरेट डिस्क्रिप्शन होती है उसको ख़त्म कर देगा। मतलब अगर आप अपनी एक मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, आप अपनी मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड कर रहे कंटेंट के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता है सर्च इंजन जो कि आपकी पोस्ट से उठाई जाती है। तो अगर आप वैसा नहीं चाहते तो आप ये वाला पैरामीटर यूज कर देंगे तो इट्स मीन के ऑटोमेटिकली जो जनरेट होगी वो कभी भी यूज नहीं की जाएगी। 11 नंबर पे आ जाता है अनअवेलेबल आफ्टर। इट्स मीन के अगर आप एक स्पेसिफिक डेट के बाद एक पेज को इंडेक्स करवाना छोड़ना चाहते हैं, मतलब आपका एक पेज है आप उसको एक स्पेसिफिक डेट तक इंडेक्स करवाना चाहते हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि वो इंडेक्स ना हो, तो आप ये वाला यूज करेंगे और इसके आगे आप डेट लिख देंगे। अनअवेलेबल आफ्टर इट्स मीन के आप इसके बाद डेट अगर मेंशन करेंगे तो उस डेट के बाद वो कंटेंट इंडेक्स नहीं होगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जो कि मेटा टैग्स के अंदर, मेटा रिपोर्ट टैग्स के अंदर यूज होते हैं। मेटा टैग्स आपको होप से समझ आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं जो कि हेडिंग टैग। हेडिंग टैग जो से आपको पता चल चुका होगा क्या होता है कि ये जो से आपके कंटेंट के अंदर हेडिंग्स को शो करवाते हैं। ठीक है, और ये हमेशा बॉडी के अंदर यूज होते हैं और हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक होते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, अब H1 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और H6 जो होता है ये लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अगर आप एक H1 टैग यूज करते हैं अपने कंटेंट के अंदर तो गूगल की नज़र में ये जो सा है टाइटल होता है आपके मेन कंटेंट का और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है। अगर आप एक H1 यूज करते हैं अपने कंटेंट के अंदर दैट्स मीन गूगल ने उसको एज अ टाइटल कंसीडर किया है और उसको आप वो ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। अब अगर आप अपनी उसके अलावा
आपके कंटेंट के अंदर एक H1 टैग मौजूद है, जब भी कोई बंदा सर्च करेगा कोई भी चीज़ गूगल के अंदर, तो गूगल सबसे पहले हेडिंग टैग्स को रीड करेगा, और हेडिंग टैग को रीड करते हुए वो H1 टैग के अंदर देखेगा कि वो कीवर्ड वहाँ पर मौजूद है कि नहीं है। अगर वो कीवर्ड आपके H1 टैग के अंदर मौजूद होगा तो डेफिनेटली गूगल आपका कंटेंट भी उसको सजेस्ट करेगा। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप दूं कि आप कोशिश करें कि अपने कंटेंट के अंदर हमेशा एक H1 टैग यूज करें। ज़्यादा यूज कर सकते हैं, मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप एक H1 टैग यूज करते हैं तो वो आपके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आता है आपके कंटेंट के ऊपर, आपकी साइट के ऊपर। तो वो जो H1 टैग है वो आपका मेन कीवर्ड होना चाहिए जो कि आप टारगेट कर रहे हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान में रख लें कि मेन कीवर्ड के ऊपर आप एक H1 टैग बनाएं अपने कंटेंट के अंदर, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तीसरे नंबर पे आता है कंटेंट लेंथ। अब कंटेंट लेंथ के बारे में ये मैंने ऑन पेज एसईओ में क्यों रखा है, ऑन पेज एसईओ के अंदर इसलिए मैंने इसको ऐड किया है कि काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी स्टडी करने के बाद एक चीज़ नज़र में आई है कि जो कंटेंट ज़्यादा लेंथी होता है, ज़्यादा वर्ड्स का होता है, वो ज़्यादा शेयरिंग में आता है, उसको लोग ज़्यादा शेयर करते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ट्रैफिक आती है। ये मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीनशॉट मैंने गूगल से ही लिया, लेकिन इसके अंदर बताया गया है कि जो वर्ड सबसे पहले बताया गया है 2000 से 3000 वर्ड्स जो है उसकी शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं है। 0 to 1000 वर्ड जो है उसकी शेयरिंग यहाँ पर देखिए ट्विटर के ऊपर थोड़ी सी हुई है और थोड़ी सी फेसबुक पर हुई है। 1000 से 2000 वर्ड्स तक जो था उसकी गूगल पिंटरेस्ट पर भी हुई है, गूगल प्लस पर भी हुई है, ट्विटर पर ज़्यादा शेयरिंग हुई है और उसके अलावा फेसबुक पर हुई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 3000 से लेकर 10,000 तक वर्ड जो कि आर्टिकल लिखा हुआ था, जो कि कंटेंट 3000 वर्ड से 10,000 वर्ड तक था, उसकी गूगल प्लस पे भी शेयरिंग हुई है, ट्विटर पे भी शेयरिंग हुई है, लिंक्डइन पर भी शेयरिंग हुई है और फेसबुक की शेयरिंग तो आप देख सकते हैं कितनी ही ज़्यादा हुई हुई है। तो दैट्स मीन कि अगर आपका कंटेंट ज़्यादा है, कंटेंट की लेंथ ज़्यादा है और वो प्रॉपर एक मैनेज तरीके से चल रहा है, एक दूसरे के साथ लिंक है पीछे से, तो उसकी शेयरिंग ज़्यादा होगी बनिस्बत कम लेंथ वाले कंटेंट से। तो ये भी ऑन पेज एसईओ के अंदर आता है कि आपके कंटेंट की लेंथ भी होनी चाहिए। रीडेबिलिटी ऑफ द कंटेंट, कंटेंट लेंथ के साथ साथ आपके कंटेंट की रीडेबिलिटी भी होनी चाहिए। आपका कंटेंट रीडेबल होना चाहिए, यूजर को ऐसा ना लगे कि वो पता नहीं क्या रीड कर रहा है, उसको समझ आना चाहिए कि वो रीडिंग क्या कर रहा है और उसके मतलब की चीज़ अंदर होनी चाहिए। ये ना हो कि आप कुछ भी डाल दें अपनी साइट के ऊपर और 10,000 वर्ड्स कंप्लीट कर लें, ऐसा नहीं। आपको एक प्रॉपर मैनेज तरीके से चलना चाहिए। आपको एक से दूसरी चीज़ें ऐसे समझ लें कि आपको यूज़र को अट्रैक्ट करते रहना है, यूज़र को बोर नहीं होने देना, आपके रीडर को बोर नहीं होने देना। अगर आपका रीडर ज़रा सा भी बोर हुआ तो वो आपका आर्टिकल कंप्लीट रीड नहीं करेगा और दैट विल बी इफेक्ट ऑन योर साइट, ऑन योर वेबसाइट। तो आपकी वेबसाइट के ऊपर यूज़र को मुकम्मल तौर पे रीड करना चाहिए कंटेंट जो आप वहाँ पर पेश कर रहे हैं, जो आप उसको शो कर रहे हैं। डिफरेंट टूल्स आपको गूगल के अंदर मिल जाएंगे जिनके अंदर आप रीडेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो जो टूल्स हैं वो 10 तक के पॉइंट्स देते हैं, तो हमेशा 8 से 10 के अंदर आपकी रीडेबिलिटी होनी चाहिए। URL, ठीक है। अब URL क्या होता है? URL जो है आपकी वेबसाइट का ऊपर URL डोमेन होता है, उसके आगे आपकी पोस्ट का URL आ रहा होता है। अब URL जो है वो हमेशा कीवर्ड उसके अंदर होना चाहिए। आपके ऑन पेज एसईओ के अंदर ये भी चीज़ आनी चाहिए कि आपके URL के अंदर आपका कीवर्ड लाजमी होना चाहिए। उसके अलावा URL की जो लेंथ है वो 90 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 90 कैरेक्टर से ज़्यादा की जो लेंथ के URL होते हैं देखा गया है कि उनकी बहुत कम वो लिंक ओपन किए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा URL जो है वो आपका CTR भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, क्योंकि अगर हम बात करें रोबोट्स की या ह्यूमन बींग्स की भी बात करें तो वो हमेशा जो पहली चीज़ देखता है वो URL ही देखता है। तो बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स, बहुत ज़्यादा स्टडी में ये चीज़ देखी गई है कि शॉर्ट URL जो से हैं वो ट्रेंडिंग में भी चले जाते हैं और वो ज़्यादा वर्क करते हैं बनिस्बत लॉन्ग URL के। तो हमेशा कोशिश करें कि आप अपने मेन कीवर्ड के ऊपर URL बनाएं अपनी पोस्ट का। कीवर्ड डेंसिटी का क्या मीन है कि यहाँ पर आप अपना कीवर्ड कितनी दफ़ा यूज़ करेंगे अपने कंटेंट के अंदर, ठीक है।
अब सिंपल आपका एक कीवर्ड है, वो आप कंटेंट के अंदर 2 से 3 दफा यूज करेंगे, दैट्स मीन 100 में से 2 से 3% आपने उसको यूज कर लिया, 2 से 3% आपने उसकी डेंसिटी रखी है। तो कीवर्ड डेंसिटी आपकी हमेशा हमेशा 3% से कम होनी चाहिए। 3% से ज़्यादा डेंसिटी जो है वो गूगल की नज़र में स्पैमिंग में आ जाती है। तो आप कोशिश करें कि 2 से 3% के अंदर अंदर आपकी कीवर्ड डेंसिटी होनी चाहिए। इसका बेहतरीन हाल ये होता है कि आप उसके रिलेटेड कीवर्ड्स फाइंड कर लें, सिमिलर कीवर्ड्स फाइंड करके उनको यूज़ कर लें जहाँ पर आपका कीवर्ड यूज़ होना है। तो ये जो है ये आपकी कीवर्ड डेंसिटी को बरकरार रखता है। कीवर्ड प्रोक्सिमिटी, यही चीज मैं आप लोगों को बताने लगा था। कीवर्ड डेंसिटी जो है वो अगर आपकी कंप्लीट नहीं हो रही तो आप उसको किस तरह कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपकी एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके पास कीवर्ड है एक सर्च इंजन रैंकिंग, ठीक है, तो आपका फर्स्ट लाइन में आ रहा है हाउ कीवर्ड डेंसिटी इफेक्ट सर्च इंजन रैंकिंग। ये तो हमारा एक टाइटल मतलब एक लाइन लिखी गई। अभी दूसरी लाइन के अंदर भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाउ कीवर्ड डेंसिटी इफेक्ट द सर्च इंजन रैंकिंग, लेकिन हम किस तरह लिख रहे हैं हाउ कीवर्ड डेंसिटी इफेक्ट द रैंकिंग इन द सर्च इंजन। थोड़ी सी हमने उसके अंदर कीवर्ड के अंदर चेंजिंग कर दी और ये हमारी कीवर्ड प्रोक्सिमिटी कहलाने लगी कि हमने कीवर्ड को थोड़ा सा चेंज करके सिमिलर कीवर्ड उसकी जगह पे यूज कर लिया और हमारी कीवर्ड डेंसिटी भी बरकरार रही है। कीवर्ड डेंसिटी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। और ये हमारी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि कीवर्ड प्रोक्सिमिटी क्या है। ये भी ऑन पेज एसईओ के अंदर चीज आती है, आप इसको भी देखिएगा। कीवर्ड प्रोमिनेंस, अब इसका क्या है कि आपके जो कंटेंट है, जो आपने कंटेंट पेश करना है, जो आप रीडर को कंटेंट बता रहे हैं, उसकी फर्स्ट 200 वर्ड्स में आपका कीवर्ड लाजमी तौर पर आना चाहिए। अगर फर्स्ट 200 वर्ड्स के अंदर आपका कीवर्ड आता है तो दैट्स मीन आपका कंटेंट बिल्कुल परफेक्टली ऑन पेज एसईओ की टेक्निक्स के मुताबिक है और ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा एसईओ के लिए, सर्च इंजन के लिए, और सर्च इंजन इसको इजीली रीड कर सकेंगे, कैच कर सकेंगे। तो कोशिश करें कि आपका कीवर्ड जो है फर्स्ट 200 वर्ड्स के अंदर लाजमी आए। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, अब काफी लोगों को इमेज ऑप्टिमाइजेशन का नहीं पता, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी गूगल या कोई भी सर्च इंजन इमेज को रीड नहीं कर पाता, इमेज को वो नहीं देख पाता। तो उसके लिए हमें अल्टरनेटिव टैग यूज करने पड़ते हैं। अल्टरनेटिव टैग जो हैं वो गूगल को बताते हैं या सर्च इंजन को बताते हैं कि इस जगह पे फलां इमेज है। तो काफी लोगों को अल्टरनेटिव टैग यूज करना ही नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगा कि अल्टरनेटिव टैग किस तरह यूज करते हैं और उनको क्या चीजें बताई जाती हैं। तो ये सर्च इंजन को हेल्प करते हैं कि आपकी इमेज को रीड करने में। तो हम इसके ऊपर भी देखेंगे कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बोल्ड एंड इटैलिक। ये जो है बहुत स्मार्ट वे है आपकी ऑन पेज एसईओ को इंक्रीज करने में कि आप अपने जो कीवर्ड्स हैं, जो मेन कीवर्ड्स हैं, उनको बोल्ड कर दें और जो सिमिलर कीवर्ड है उनको इटैलिक कर दें। इससे क्या होगा कि सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि ये जो कंटेंट है बोल्ड है या जो इटैलिक है ये हमारा कंटेंट मैंने ज़्यादा प्रोमिनेंट रखना है। अगर इस तरह की कोई टर्म आती है तो वो पहले बोल्ड एंड इटैलिक को रीड करेगा और रीड करने के बाद वो शो करवाएगा कि हाँ इसने ये प्रोमिनेंट किया हुआ है तो मैं इसको भी शो करवा सकता हूँ। तो बोल्ड एंड इटैलिक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी साइट के ऑन पेज एसईओ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्स्ट टू एचटीएमएल रेशियो। तो इसके अंदर सबको पता है कि कंटेंट जो है वो एसईओ के अंदर किंग है। अगर आपका कंटेंट बेहतरीन है तो आपकी एसईओ बेहतरीन है। तो हम बात करते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है ना वो वेब पेज पे तो प्रेजेंट होना चाहिए। सॉरी गाइस, तो मैं कह रहा था कि आपके टेक्स्ट ज़्यादा मौजूद होना चाहिए और एचटीएमएल कोशिश करें कि आपकी कम मौजूद होना चाहिए। इन दोनों के दरमियान में रेशियो 15 to 20% होनी चाहिए कि मतलब 15% तक आप कर लें कि आपका एचटीएमएल हो, बाकी आपका सारा टेक्स्ट ही मौजूद होना चाहिए, कंटेंट आपका ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी चीज़ आती है इंटरनल लिंकिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग इसको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, इस चीज़ को बिल्कुल भी नोट नहीं करती एंड ये जो चीज़ है लोगों की समझ में नहीं आती। इंटरनल लिंकिंग क्या है? तो इंटरनल लिंकिंग बेसिकली आपका एक ही डोमेन होता है लेकिन आपकी एक पोस्ट को दूसरी पोस्ट से कॉन्टेक्ट करता है आपस में, उन दोनों का दरमियान में एक कनेक्शन क्रिएट करता है। कनेक्शन क्रिएट करने को इंटरनल लिंकिंग कहते हैं, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग के फायदे क्या क्या हैं? बहुत ज़्यादा फायदे हैं। कुछ मैं आपको बता दूं कि यूजर एंगेजमेंट इंक्रीज होगी।
यूजर एंगेजमेंट से क्या मुराद है कि यूजर जो है वो आपका एक कंटेंट रीड करने के बजाय दो कंटेंट को रीड करके जाएगा, अगर आपके कंटेंट आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जो यूजर है उसको नए से नए टॉपिक मिलेगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, गूगल के रैंकिंग के अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करती है इंटरनल लिंकिंग। आप अगर एक कंटेंट आपका रैंक होता है तो उसके अंदर मौजूद तमाम लिंक किए गए कंटेंट भी ऑटोमेटिकली रैंक होंगे। बाउंस रेट जो है वो आपका कम होता है। बाउंस रेट क्या चीज़ है वो आपको मैं गूगल एडसेंस के चैप्टर में बताऊंगा। बाउंस रेट जो है ये बहुत कम हो जाता है आपका अगर आपकी इंटरनल लिंकिंग बिल्कुल ठीक है। आपकी साइट के ऊपर लिंक जूस क्रिएट करता है। लिंक जूस क्या चीज़ है? लिंक जूस जो है वो समझ लें कि आपके डिफरेंट लिंक्स मिलकर एक पावर बनाते हैं, उसको लिंक जूस कहते हैं। तो उस लिंक जूस को आपकी साइट के ऊपर इंक्रीज करेगा, आपकी साइट के ऊपर वो लिंक जूस इंक्रीज होगा और आपकी साइट की रैंकिंग इंक्रीज होगी। आपकी साइट की जो क्रॉलेबिलिटी है, आपकी साइट की जो इंडेक्सिंग है उसको इंक्रीज करती है इंटरनल लिंकिंग। तो इंटरनल लिंकिंग को लाजमी यूज़ करना चाहिए, बहुत लोग इसको मिस करते हैं। तो ये ऑन पेज एसईओ का मोस्ट इम्पोर्टेंट एसईओ फैक्टर है, ऑन पेज एसईओ का। तो इंटरनल लिंकिंग को भी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। साइट स्पीड, अब साइट स्पीड जो है वो बहुत मैटर करती है। अगर आपकी साइट, आपके वेबसाइट के ऊपर एक यूज़र आता है, वो क्लिक करता है और वो वेट करता रहता है, आपकी साइट की लोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, आपकी साइट को क्लोज करेगा और नेक्स्ट साइट की तरफ मूव कर जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी साइट की स्पीड जो है वो 3 सेकंड से कम होनी चाहिए। हमेशा 3 सेकंड से कम आपका लोड पेज होना चाहिए। 3 सेकंड से कम टाइम में आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट लोड होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन हाल ये होता है कि आप कैचेज वगैरह को क्लियर करें। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकली अभी करके बताता हूँ। उसके बाद बाकी जितने फैक्टर्स आप लोगों को रह गए हैं, 16 फैक्टर्स बताए गए, 13 फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, उनको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो सारे उसी तरह आ जाते हैं। एलएसआई ग्राफ्स वगैरह ये तमाम चीज़ें उसी तरह आ जाती हैं। लेकिन मैंने आप लोगों को वो फैक्टर्स बता दिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो अब आपको इन फैक्टर्स को प्रैक्टिस करना है, इन फैक्टर्स के ऊपर काम करना है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस इनकी करेंगे उतनी ज़्यादा आपको इनकी समझ आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकली वर्क। होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फीडबैक लाजमी दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों से लाजमी शेयर कीजिएगा इस गाइड को, ताकि वो भी ये तमाम चीज़ें लर्न कर सकें और वो अपनी मिस्टेक्स करेक्ट कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।